अस्सलामुअलैकुम। यस, सलाम। मेरा सवाल ये है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया हो जहाँ आपने सोचा हो कि मैं कोई सेकंड चॉइस लूँ, या फिर आपने कहा कि मेरे जो नसीब में लिखा है मैं उसी को फॉलो करूँगा? सेकंड चॉइसेस का आप कह रहे हो कि ऐसा वक्त आया कि सेकंड चॉइसेस करने का जी हुआ? मतलब ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ आ जाता है ना जो हाँ, थोड़ा हाँ। मुश्किल होता है, तो आपने सोचा कि मैं कोई सेकंड चॉइस लूँ या जो मैंने नसीब में लिखा है मुझे उसे ही फॉलो करना है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये मोड़ है ना, ये हर किसी की लाइफ में आता है और मेरी डेफिनेटली जिंदगी में अभी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से बड़े कॉन्स्टेंटली आ जाते हैं। कभी आप किसी फेज में फंस गए 2-4 हफ्ते, तो आपका जी होता है कि नहीं यार अभी मैं ये नहीं, ये कर लेता हूँ, उसमें आजकल ये प्रोफेशन में ये चीज़ चल रही है तो बड़ी जल्दी हो जाती है। मगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ वाज़ेह बड़े मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, और वो मकसद आपके साथ आपको जब डिफाइन हो जाए ना, आपको नजर आ जाए कि ये मकसद ये है। फिर उससे कभी भी डिफर डिविएट होने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट को विजिट करता था। सही है। और वो एक बच्ची थी, अपने फादर को कहती थी कि मुझे अहमद से मिलना है, ठीक है। और मैं उस वक्त बड़ा एक स्पॉइल्ड रिच क्या स्पॉइल्ड ब्रैड टाइप का एक लड़का, ना किसी से मिलना मिलाना, अपनी थू ता में लगे। एक बार का हिट हुआ हुआ, आपकी याद हिट हुआ हुआ, तुझो नहीं हिट हुआ, वो बड़े गाने उस वक्त चल रहे थे। तो मैंने कहा कि सर ये कोई प्रैंक कॉल है, बहुत बड़ा प्रैंक है। तो मैं उनको टहलाता रहा। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि वो साहब घर पे आ गए, वो ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आया और उनकी शक्ल बोल रही थी कि बड़ा डिप्रेस्ड है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मेरी बेटी को आपसे मिलना है एंड शी इज़ वेरी सीरियस। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा कि यार हो सकता है कि क्या पता, कुछ। मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ। कहता है हाँ जाओ, ये सीन है। घर में गया उनके, तो उन्होंने कहा उसको लाओ, कहाँ है वो। तो मैं आके बैठ गया, उनकी बहनें अम्मी सब यूँ थी, अल्लाह ये कैसे आ गए। वो उनसे अब्बू ले आई, नहीं आए ना, कहीं ना कहीं बेटी है भाई। वाह। खैर वो बेटी लाए, व्हील चेयर पे, इतनी सी जान थी वो, छोटी सी जान, व्हील चेयर के वो बिल्कुल निढाल हुई थी। कहते ये कि उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं करती अपना जब तक तुम्हारा गाना नहीं लगाती। कहती मैं सुई ही नहीं लगाऊंगी, ये गाना लगाओ पहले ये गाना लगाओ। कह रहा हम गाना लगाते थे तुम्हारा, तो ये सुई लगाती थी। अब मैं बैठ गया उसके साथ, मैं उसके हाथ पे, मैं तो अजीब रोंगटे खड़े हो रहे, अजीब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तो उसने सिर्फ थोड़ा सा जैसे सर उठा के उसने मुस्कुरा के देखा है 2 सेकंड के लिए, और उसने कहा कि उसने रिकग्नाइज कर लिया। उसकी आंखें बोल रही कि मैं समझ गई कि तू आ गया। क्या बात है। तो ये कमाल है। तो ये कि जब इतने बड़े वाकयात आपकी जिंदगी में, तो कौन डिविएट होना चाहेगा। आप कहते हैं यार ये तो करिश्मा है, ये तो खुदा की तरफ से दिया गया है, बिल्कुल। तो आप हम आज शो से पहले ये बात कर रहे थे कि यार अक्सर ऐसे मैसेजेस या कॉल्स आती हैं कि यकीन नहीं आता कि आप किसी की जिंदगी में क्या कर रहे हो, वो दुनिया में कहाँ है, क्या प्ले कर रहे हो आप। अच्छा अंकित, जब आपने प्रॉपरली लाइमलाइट में काम शुरू किया तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था। इनफैक्ट उस वक्त तुम बैंड्स भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे, तो उस वक्त सोलो परफॉर्मर होना एक मेरे ख्याल से एक मुश्किल काम था। कभी आपने सोचा कि यार मैं अपना एक बैंड ही फॉर्म कर लेता हूँ? भाई आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मुझे तकरीबन 10 साल की उम्र थी मेरी, और यहाँ पे एयरपोर्ट के पास एक मिड वेस्ट नहीं होटल था, मिडवे होटल था कुछ था एक जमाने में। 10 साल की उम्र से होटल जा रहे हैं आप? सर आप आपकी सोच है, मेरे वाले लेके जाते थे मुझे। तो उस होटल के ना उन्होंने एक शो किया हुआ था, और मैं एज ए बच्चा बिल्कुल अब्बा ने अपने जो कहते हैं दोस्तों के साथ हमें भी सबको इनवाइट किया हुआ था। तो रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब आंख लग, जब बच्चा है भाई नींद आती है, स्कूल जाना होता है वो, तो 9 बजे के करीब मेरी आंख लग गई, 9:30 बजे के करीब, आई डोंट नो इस टाइप का कोई रात का टाइम था। तो जब मेरी आंख खुली तो अब्बा मेरे सर पे खड़े हुए मुझे बोल रहे हैं कि चलो स्टेज पे गाना गाओ। तो नींद से उठा के? हाँ, अम्मी की गोद में सो रहा हूँ, निकल जाके गाना गाओ। तो मैंने पहले देखा, मैंने कहा गवा कहाँ गवा दिया, क्यों कह रहे हैं, वो बच्चों को में हिचकिचाहट होती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, इसको स्टेज पे बैठाओ। तो जब स्टेज पे जाके मैं बैठा, तो मैंने जब ऑडियंस सामने देखी, तकरीबन कोई 200-400 लोग होंगे, मगर वो रात का वक्त और सारे सर नजर आ रहे सामने। तो मैं रोना शुरू कर दिया। मैं स्टेज पे पहला टुंग भी नहीं किया गया मुझसे, आ भी नहीं निकला है, तो मैं रोना शुरू किया। आप यकीन माने, मेरे फादर ऐसे ही आए, उनकी एक भवें बड़ी स्टाइलिश बनती थी, आपने देखा भी है मेरे अब्बा को, यूं करके ना यहाँ से एक आंख बिल्कुल से, एक आंख यहाँ से, ये करके एक नई चीज होती थी ना, और देखना चाह रहे थे वो। कुछ अजीब सा ना। और वो ये होता था कि वो खतरे की अलामत है, बस अब तुमने सरेंडर कर देना है, वरना। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा तुम स्टेज से नहीं उतरोगे जब तक गा के नहीं उतरोगे, गाओगे नहीं। अच्छा। तो मैंने अब्बा को देखा, उसके बाद आप समझ गए 3-4 मिनट का और मजीद रोना हुआ है, और उसके बाद तालियां बजी और वो गाना गाया मैंने, जो भी 2-3 लाइनें गानी थी।
वो कॉन्फिडेंस लेवल और आज का कॉन्फिडेंस लेवल के 10 लाख आदमी हो, 10,000 आदमी हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं शेक हुआ आज तक। क्या बात है। तो ये होती है ग्रूमिंग, जिसको कहते हैं कि आपको शुरू से, और ये घर से मिलती है, घर से मिलती है। तो आपका जो कहना है कि बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे लोगों के दरमियान यूं गाना, ये गाना, अब तो ऐसा है कि बस अब अच्छा ही गाना है, अब तो बुरा जिस दिन गाया उस दिन मौत आएगी।